नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जिसके शानदार तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स टारगेट भी अचीव हुआ और उसके बाद फिर से वो लगातार भागते चले जा रहे हैं। तो अभी इस सिचुएशन में मैं क्या ओपिनियन रखूँगा, वो ही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट किया है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कंपनी का फर्स्ट नाम है कैंपस एक्टिवा लिमिटेड। देखिए कैंपस आप सभी जानते हैं एक फुटवेयर इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं। अगर फुटवेयर इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें तो सारे कंपनीज का हालत अभी थोड़ा सा खराब है। आप खुद ही देख सकते हैं सारे कंपनी का सेल्स बुरी तरीके से खराब है। पूरा का पूरा सेक्टर के जो मीडियम मतलब एवरेज जो सेल्स ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में है और टोटली जो प्रॉफिट का ग्रोथ है वो भी देखा जाए तो कंपनी सारे कंपनीज का प्रॉफिट ग्रोथ भी नेगेटिव है और इंडस्ट्रीज के टोटल कंपनीज के एवरेज जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी नेगेटिव देखने को मिला। तो ये सारे पॉइंट्स कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले हैं और इसी प्रेशराइज के कारण कंपनी के ऊपर लगातार शेयर में करेक्शन देखने को मिला, क्योंकि अगर सेल डाउन होगा, प्रॉफिट डाउन होगा, तो मार्केट एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट करता है। तो एक बार मैं चार्ट को आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। देखिए कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली एक बिग सेलिंग हुआ और बिग सेलिंग कोई छोटा मोटा नहीं है। ओवरऑल कंपनी के टॉप लेवल से अगर मैं डाउन लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 60 to 70% के आसपास करेक्शन कंपनी हो चुके हैं। अभी क्या सचमुच में कंपनी के ऊपर यहाँ से रिबाउंड्स करेगा, क्या फिर से वो और भी गिरेगा? अगर मैं डिटेल्स में स्टडी करूँ तो मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स देखे तो कंपनी के ऊपर एक शोल्डर बने, उसके बाद एक बिग हेड बने, उसके बाद 2 बार यहाँ पे शोल्डर बने, सॉरी 3 बार यहाँ पे शोल्डर बने और फाइनली यहाँ पे क्या हुआ? ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ। ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन होने के बाद रीटेस्ट किया, उसके बाद कंपनी धीरे-धीरे करके क्या हुआ? ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। तो रीटेस्ट करने के बाद कंपनी नीचे आए और इस लेवल तक आए और इस लेवल तक आने के बाद कंपनी और भी नीचे आने का चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज इसका सपोर्ट है। क्योंकि यही लेवल कंपनी के लिए स्ट्रांगली सपोर्ट किस कारण की वजह से है, यहाँ पे भी देख सकते हैं एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ से कंपनी ऊपर जाने का कोशिश किया और यही 200 डेज मूविंग एवरेज के भी सपोर्ट है। तो दो सपोर्ट के कारण कंपनी इस लेवल तक टच करने के बाद बाउंस बैक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कंपनी का ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो चुके हैं। इसका मतलब यहाँ से ऊपर जाने का चांसेस बन सकते हैं। अगर इस लेवल से अगर ऊपर गए तो कहाँ तक जा सकते हैं? अगर मेरा टोटल कप का जो साइज है इस रेंज को मैं अगर मार्किंग करूँ तो ओवरऑल रेंज निकल कर आ रहा है 390 के आसपास। तो 390 के आसपास यहाँ पे रेंज निकल कर है, जो रेंज मुझे लगता है एक अच्छा खासा ग्रोथ देने के लिए काफ़ी है। तो क्योंकि ये रेंज टोटल 29% के आसपास देखने को मिला है, तो क्या सचमुच फिलहाल के लिए इस कंपनी इस लेवल तक जाने वाला है? तो पूरा सेक्टर वाइज के बारे में बात करूँ तो पूरा सेक्टर का हालत खराब है। तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी के जो क्वार्टर इस बार रिजल्ट पब्लिश हुआ, तो रिजल्ट में मतलब पॉजिटिविटी तो है, ऐसे नहीं कि कंपनी सेल्स बहुत खराब किया है। सेल्स कंटिन्यूअसली मेंटेन तो हो रहा है। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 31 करोड़ से 25 करोड़ बने। मतलब बीच में तो कंपनी का प्रॉफिट ज़ीरो हो गया था, मतलब कोई भी प्रॉफिट आया नहीं था और कंपनी फिर से उसको धीरे-धीरे करके रिकवरी भी किए। तो जो कंपनी फिर से इतनी जल्द से जल्द रिकवरी किया है, मतलब उसका मैनेजमेंट में कुछ पावर तो है, नहीं तो इतने जल्द से जल्द वो रिकवरी नहीं कर पाएँगे। तो इसी के कारण की वजह से शायद मुझे लगता है इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर धीरे-धीरे करके ट्रस्ट करना शुरू किया है। जैसे म्यूचुअल फंड के पास 3% होल्डिंग से 9% हो गया, 3 गुना होल्डिंग बढ़ गए और एफएस के पास पहले 6% था, उसके बाद 12% हो गया था, अभी फिर से 6% हो गया। मतलब इंस्टीट्यूशन के एक इंस्टीट्यूशन बाय कर रहा है और दूसरा इंस्टीट्यूशन सेल कर रहा है और प्रोमोटर के पास होल्डिंग जो है वो 73% के आसपास है। मतलब प्रोमोटर ने कोई भी माल नहीं बेचा, वो कंटिन्यू खुद के होल्डिंग को कंटिन्यू करना चाहते हैं। इसका मतलब प्रोमोटर खुद जानते हैं इस कंपनी में कितना दम है, जो आगे बढ़ने के लिए काफ़ी होगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो मेरा व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके क्या व्यू है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड। देखिए इस कंपनी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। कंटिन्यूअसली कंपनी भागते चले जा रहे हैं। अगर इसके चार्ट के बारे में बात करूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं। एक यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ। इस रेंज के अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर एक ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, उसके बाद धीरे-धीरे करके कंपनी ऊपर भी चला गया। तो यहाँ पे देखिए कंपनी 1 बार रिटेस्ट किया, 2 बार किया, 3 बार किए। यहाँ पे 3-3 बार रिटेस्ट करने के बाद कंपनी के ऊपर देखिए बिग बाउंस हुआ और फाइनली टारगेट को अचीव किया। जो मैं रेंज लेकर चल रहा था, करीबन-करीबन 40% का टारगेट
और सिर्फ 13% का स्टॉप लॉस, क्योंकि मैं हमेशा 1:3 रेशियो का टारगेट लेकर चलता हूँ इस तरीके से स्ट्रैटेजीज में। और मैं बार बार बोलता हूँ इस तरीके से स्ट्रैटेजीज को मैं यूज़ कैसे करता हूँ वो मैं आपको बता दूँ। देखिए, मैं कुछ रेंज को ढूंढता हूँ जहाँ पे एक सपोर्ट लेवल चाहिए, मतलब सपोर्ट 1 चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस 1 चाहिए। एक बार सपोर्ट, एक बार रेजिस्टेंस मिल चुका है। मुझे दूसरी बार सपोर्ट चाहिए था, यहाँ पे भी सपोर्ट मिला, सपोर्ट 2, और यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस 2 मिला। और इस तरीके से रेजिस्टेंस 2 मिलने के बाद अगर शेयर में फिर से एक बार सपोर्ट होकर ब्रेकआउट करता तो मैं इस ब्रेकआउट में एंट्री लेता। तो उससे पहले देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, ऊपर गए और रिटेस्ट किया, तब मैंने इस जगह पे कंपनी के ऊपर डिसीजन लिया, क्योंकि मैं हमेशा एक बार सपोर्ट और एक बार रेजिस्टेंस और दूसरी बार सपोर्ट एंड दूसरी बार रेजिस्टेंस मुझे चाहिए। तो ये स्ट्रेटजीज अगर फुलफिल हुआ तभी मैं काम करता हूँ। हाँ, अभी आपको ये देखना है कि सपोर्ट किसको कहा जाता है, रेजिस्टेंस किसको कहा जाता है। देखिए यहाँ पे मैं इस लेवल को सपोर्ट के हिसाब से पकड़ा और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस। देखिए दूसरी बार यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बना, मगर इसको रेजिस्टेंस टू में नहीं कहूँगा, क्योंकि रेजिस्टेंस 1 बनने के बाद एक बार सपोर्ट बनना चाहिए, तो बना नहीं, उससे पहले ही बाउंस बैक कर दिया। तो कहाँ पे बना, यहाँ पे बना। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना होगा। तो हमेशा सपोर्ट बनने के बाद रेजिस्टेंस ढूंढना है, रेजिस्टेंस के बाद सपोर्ट ढूंढना है, तो उसके बाद फिर से रेजिस्टेंस ढूंढना है। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजीज जब भी कंप्लीट हुआ तब मैंने इस कंपनी के ऊपर काम किया, और कंपनी आज इसका हालत देख सकते हैं। कंपनी ऑलमोस्ट 40% के ऊपर यहाँ पे प्रॉफिट दे चुके हैं। अभी देखिए प्रॉफिट होने के बाद कंटिन्यूसली कंपनी भागते चले जा रहे हैं। उसके पीछे एक रीज़न भी है कि कंपनी ने अनाउंसमेंट किया 19th ऑफ सितंबर, सॉरी एक बार लिखना चाहता हूँ, 19th ऑफ सितंबर में कंपनी हर शेयर के बदले 7.64 रुपीज़ करके डिविडेंड देने वाला है, जो जो कंपनी के एक हाईएस्ट डिविडेंड पे आउट है। और इस तरीके से डिविडेंड पे आउट करने के कारण शायद मुझे लगता है कंपनी के ऊपर लगातार भागता हुआ देखने को मिले। तो क्या इस लेवल में मैं कोई बाई करना चाहता हूँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे चाहिए कोई रेंज, मुझे चाहिए कोई स्ट्रैटेजीज। तो अगर यहाँ पे भी कुछ टाइम इस तरीके से बिताए, तो यहाँ पे सपोर्ट 1 है, अगर इस तरीके से रेजिस्टेंस बने, फिर से सपोर्ट रेजिस्टेंस बने, तो कुछ अलग डिसीजन बन सकता है। तो M6 के बारे में बात करूँ तो कंपनी में दम है, क्योंकि कंपनी के अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी इस बार हाईएस्टली सेल्स जनरेट किया, और कंपनी प्रॉफिट भी इस बार हाईएस्टली किया, जो आज तक की सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। क्योंकि अगर ईयर ऑफ ईयर बेसिस के बारे में बात करूँ तो देखिए सेल्स का ग्रोथ बिग पॉजिटिव है एंड प्रॉफिट का ग्रोथ भी पॉजिटिव है, जो लास्ट 10, 5 एंड 3 ईयर्स में कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी था। लॉस मेकिंग मतलब प्रॉफिट कंटिन्यूसली डाउन होता देखने को मिला था। आज वो फिर से उसको रिकवरी भी किए हैं। तो ये सारे कारण कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट करता है। उसी के बेसिस में कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। जैसे आप खुद ही देख सकते हैं, एफआईएस के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है, अराउंड 22% के आसपास, और म्यूचुअल फंड के पास 35% के आसपास। तो ओवरऑल इंस्टीट्यूशन इस कंपनी को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया है। तो आपके क्या व्यू है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल लिमिटेड। देखिए मोतीलाल ओसवाल के ऊपर मैंने आपको ये बताया कि टारगेट होने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग होने का चांसेस है। तो फाइनली कंपनी के ऊपर जब टारगेट बुकिंग हुआ तो उसके बाद देखिए प्रॉफिट बुकिंग होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि पहले ही मैं डिस्कशन किया था कि यहाँ पे मुझे एक रेंज मिला था, और इस रेंज के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। रेंज का मतलब क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के ऊपर 1, 2, 3, 4, 4 के 4 बाइंग कैंडल बने। इसके बीच में कोई भी एक रेड कैंडल नहीं बना। तो जब भी कुछ इस तरीके से कंटिन्यूअसली बाइंग का कैंडल आपको दिखे, तो आपको करना क्या है, लोअर साइड को मार्किंग करना है और अपर साइड को मार्किंग करना है। इस दोनों लेवल को मार्किंग करने के बाद आपको इंतजार करना होगा, जब शेयर नीचे आकर इस लोअर साइड को टच करेंगे तब बनेगा एंटी। तो यहाँ पे एंटी कहाँ पे बना, इस जगह पे, और मैं इंतजार कर रहा था टॉप लेवल में इसका टारगेट का। तो फाइनली कंपनी सिर्फ के सिर्फ 42 डेज में, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, 42 डेज में 38% का रिटर्न दिया। तो यहाँ पे मुझे एक दोस्त ने ये भी कमेंट्स किया कि सर इस तरीके से क्या रिटर्न हमेशा मिल जाते हैं, कि 40-50 दिनों के अंदर अंदर 30-40% रिटर्न मिल जाता है? ऐसे बिल्कुल नहीं। ऐसे सोचकर कभी भी काम मत करना, क्योंकि एंटी लेना मेरा मतलब खुद का डिसीजन था, और टारगेट भी मेरा डिसीजन था, कब किस लेवल तक मैं टारगेट तक इंतजार करूंगा। मगर ये मेरे हाथ में नहीं था कि कितने दिनों में वो टारगेट मिलेगा। हाँ, कंपनी के ऊपर आपको फंडामेंटली अगर कंपनी स्ट्रांग लगे तो वो जल्द से जल्द आपको टारगेट देने का चांसेस रहेगा। और ये देखना चाहिए कि उस सेक्टर में ग्रोथ कितना है,
उस कंपनी के ऊपर ग्रोथ कितना है। जब मैंने इस कंपनी के ऊपर डीपली देखा, तो कंपनी लगातार एक हाई वॉल्यूम करते चले जा रहे थे। मतलब एक ट्रेंडिंग तो था अपट्रेंड जाने के लिए, तो इसलिए मैंने इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू किया। बाकी फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक पैटर्न्स भी देखने को मिला है। कुछ इस तरीके से पैटर्न्स देखने को मिला। पहले एक लंबा सा एक कप तो बन चुके हैं, अभी मुझे चाहिए एक छोटा सा इस जगह पे एक हैंडल। अगर यहाँ पे रिवर्स करके अगर हैंडल बटन क्रिएट करे और उसके बाद ब्रेकआउट करे, तो मैं फिर से एक बार डिसीजन लेने के लिए तैयार रहूँगा। तो बाकी आपके क्या व्यू है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है गारमेंट महिंद्रा लाइफस्टाइल लिमिटेड। तो एक छोटा-सा कंपनी है, एक नैनो कैप टाइप कंपनी है। सिर्फ़ के सिर्फ़ 70 करोड़ का कंपनी है। शायद इसीलिए कंपनी मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि कंपनी एक के बदले एक शेयर एज़ ए बोनस के हिसाब से देने वाला है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं, एक के बदले एक शेयर मतलब आपके पास अगर 100 शेयर है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास और 100 शेयर ऐड हो जाएगा। कुल मिलाकर टोटल 200 शेयर आपके पास हो जाएगा। तो ये था अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।